अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। 8 फरवरी के इंतखाबात हुए। इंतखाबात में बड़ा कुछ सोचा गया कि किस तरह से जमात जो है वो बेटर परफॉर्म करे। मैं बात कर रही हूँ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की, और वो जमात ने कैसा परफॉर्म किया वो सब आपके सामने है। नंबर ऑफ़ सीट्स भी इंक्रीज़ हुई, उसके बाद हुकूमत साजी का अमल, और इस सब में हमने देखा कि जो सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक हमें नज़र आए वो गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान टिसूरी साहब थे। राइट फ्रॉम द टाइम जब इन्होंने गवर्नर का ओहदा संभाला था 2022 में, तो उस वक्त बड़ी जिसे कहते हैं कि चमगोइयाँ थी, बड़ी आईब्रोज रेज हुई थी कि क्या कुछ होगा। लेकिन उस वक्त भी जब हमारी बात हुई थी गवर्नर साहब से, तो उन्होंने कहा था कि तमाम तर फैक्शंस MQM के जो हैं वो मुत्तहद होंगे। आने वाले इंतखाबात में आप देखेंगे कि बेहतर परफॉर्मेंस होगी। और अब आज यानी अप्रैल में जहाँ हम खड़े हैं, सो हमने सोचा कि उनको इन फोकस रखते हैं। कामरान खान टिसूरी साहब, गवर्नर सिंध, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जी बहुत शुक्रिया जी। आप बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले तो बताइए, ये जो 8 फरवरी के इंतखाबात हुए और उसके बाद एक फॉर्मूला जो तय पाया पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में पावर शेयरिंग का, जिसमें अब ये बताया गया कि PMLN के पास ये सिंध के गवर्नर का स्लॉट जो है वो उनका हक है। ये मामलात कहाँ तक पहुँचे हैं इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सियासत में हक किसी का नहीं होता। या तो हक लिया जाता है या हक छीन लिया जाता है, इसी को सियासत कहते हैं। और सियासत में कोई चीज़ ना नहीं होती, मतलब हमारे पास तो हर चीज़ का हल होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन हुए और नून लीग के साथ मुज़ाकरात भी हुए, बहुत अच्छे तरीके से हुए। मैं ख़ुद इसका हिस्सा था, जहाँ कहीं कोई डिमांड्स नहीं की गई MQM की तरफ से। और शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि आपको पता है कि पहले भी हम उनके साथ कोलिशन में रहे, बहुत अच्छा काम किया। और ये मैं ख़ुद ज़ाती हैसियत में कह सकता हूँ कि एज़ ए टीम लीडर, एज़ ए प्राइम मिनिस्टर, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अगर उन्हें मौका दिया जाए। क्योंकि उनमें मैंने वो जज्बा देखा है काम करने का और डिसीजन मेकिंग का, कि जो पाकिस्तान को तरक्की की तरफ गामज़न कर सकता है। क्योंकि हमारे यहाँ फ़ैसले नहीं होते, वो फ़ैसला करने वाले शख्स हैं। हमने उनको जाके जाती उम्रा में कहा था कि ये 17 सीटें आपके हवाले हैं और जो आप चाहें फ़ैसला करें। ज़ाती तौर पर गवर्नरशिप के मामले में जो मैंने उनकी भी राय देखी, उन्हें मेरा काम पसंद आया। उन्होंने गवर्नर हाउस में सारे मेरे जो इनिशिएटिव्स हैं उनको विज़िट किया है, जिसमें बेल ऑफ होप पर वो ख़ुद गए, बेल बजाई, राशन डिस्ट्रीब्यूशन देखी उन्होंने कि किस तरह हमने 3.5-4 लाख लोगों को राशन यहाँ से दिया। 5 लाख IT के बच्चों के टेस्ट किए, जिसमें से 50,000 बच्चा। ये मैं चैलेंज के साथ पाकिस्तान के हर उस शख्स को चैलेंज कर रहा हूँ कि आप आएँ और देखें कि गवर्नर हाउस के अंदर ये 50,000 बच्चे फ्री पढ़ रहे हैं, और कोई $600 महीना कमा रहा है, कोई $200 और कोई $1000 तक जा रहा है। और ये डॉलर्स पाकिस्तान में आने हैं, और ये 1 साल में ये कोर्स कंप्लीट हो गया तो ये मैं आपको बता दूं, ये 50,000 बच्चा लाखों डॉलर पाकिस्तान लेकर आएगा और ख़ुद भी अपने घराने को, अपने लोगों को ख़ुद कफ़ील कर लेगा। तो जो आपका सवाल था, देखें, मेरी जो पार्टी है जिसने मुझे पहले नॉमिनेट किया था, ये बात तो बड़ी क्लियर है कि पूरी 2/3 राब्ता कमेटी की मेजॉरिटी ने, मुस्तफ़ा कमाल भाई ने, फ़ारूक सत्तार भाई ने, सभी ने TV पर आके कहा है कि हमारा यही गवर्नर कंटिन्यू करेगा अगर MQM से आप नाम लेते हैं। और वैसे अगर वो कोई फ़ैसला करना चाहते हैं तो सारी ज़िंदगी तो मैंने भी नहीं बैठना। अगर नून लीग अपना कोई शख्स लगाती है तो मोस्ट वेलकम। लेकिन अगर हमारी पार्टी में से जैसे कि नाम आ रहा है, तो वो मैं आपको क्लियर कर दूं कि वो हमारी पार्टी का नाम नहीं है। खुशबख्श शुजात साहब, वो हमारी पार्टी का नाम नहीं है, उसे सारे लोग क्लियर कर चुके हैं। खालिद मकबूल भाई भी कह चुके हैं कि हमारे गवर्नर यही हैं। अगर खुशबख्तबाजी का होता है तो मैं आज आपको यहाँ क्लियर कर दूं कि उसमें हमारी पार्टी का कोई लेन देन नहीं होगा। उसके अलावा फिर वो कहाँ से आएंगे अगर वो बनती हैं तो फिर किस पार्टी की? मुझे नहीं पता अगर वो उनका नाम कहाँ से आता है, लेकिन नून की तरफ से कोई नाम आता है तो हम वेलकम करेंगे। ज़ाहिर उनका हक है, वो बना सकते हैं। तो आप तो ये कह रहे हैं गवर्नर साहब कि यानी खुशबख्त साहिबा का नाम नून की तरफ से भी नहीं होगा? मुझे नहीं पता इस बात का। पीपल्स पार्टी देती है उनका नाम, नून देती है, कौन देता है? MQM पाकिस्तान ने उनका नाम न कभी दिया है न वो देगी। ये पार्टी ने की 2/3 मेजॉरिटी का फ़ैसला था राब्ता का। और खालिद मकबूल भाई, मुस्तफ़ा कमाल,
फ़ारूक सत्तार, ख्वाजा इजहार सब अपने टीवी इंटरव्यूज़ दे चुके हैं। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं अपनी ज़ात से नहीं कह रहा। जब मेरी पार्टी कह रही है कि यही गवर्नर है, तो अगर खुशबक बाजी का नाम आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है ये हमें नहीं पता। ये कहीं और, मतलब आजकल बहुत से नाम कहीं से भी आ रहे हैं इस सिस्टम के अंदर, हम देख रहे हैं इस निज़ाम में। मुझे नहीं पता। तो पहले ये बताइए गवर्नर साहब कि क्योंकि आपने कहा बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब जो वजीर आज़म है यहाँ आए, बेल ऑफ होप पे गए, वो सब हम एक अवामी आप गवर्नर हैं, कौन आपके अगेंस्ट है? क्योंकि ये बातें बीच में बड़ी हुई कि पीपल्स पार्टी नहीं चाहती, शायद जरदारी साहब नहीं चाहते, ये तो आप ही बता सकते हैं हमें। देखिए, अभी उनकी पार्टी के मिनिस्टर हैं नासिर शाह साहब, उन्होंने कल ही जियो पे मैं देख रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे सिंध असेंबली में। उन्होंने कहा गवर्नर सिंध ने जो आईटी में काम किया उससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता, और उसके अलावा भी वो बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। अभी एक तकरीब में अलीम आदिल शेख साहब जो पीटीआई के हैं, उन्होंने मुझे कहा कि जो काम हमारे गवर्नर को और हमारी पार्टी को करने चाहिए थे वो आप कर रहे हैं। कराची के चैम्बर का जो इफ्तार डिनर था उसमें ज़ुबैर मोतीवाला साहब स्टेज से कहते हैं कि हमें यही गवर्नर चाहिए। उलमाए कराम तकी उस्मानी साहब से आज मैं मिला हूँ उनके पास, उन्होंने कहा कि मेरी दुआ है कि आप कंटिन्यू करें। तो सिंध के हवाले से मुझे बता दिए कि जो चाहते हैं, जो नहीं चाहते उनके नाम बताएं। देखें, सबसे बड़ी ताकत अवाम की होती है, और आप ख़ुद चलते फिरते रागी से भी पूछ लें, वो भी यही कह रहा है कि इस गवर्नर को कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि एक तो अल्लाह ताला जब तक चाहेगा मैं यहाँ मौजूद हूँ, दूसरा जिन्होंने फ़ैसले करने हैं वो बेहतर फ़ैसले कर सकते हैं, क्या चीज़ अच्छी है क्या नहीं है। अगर मुल्की मफाद में कोई बेहतर फ़ैसला हो सकता है तो मैं तो इस चीज़ पे साथ हूँ, मेरा कोई इस पे नाराज़गी है। लेकिन फैसले किसने करने हैं गवर्नर साहब? फैसले किसने करने हैं? प्राइम मिनिस्टर ने करने हैं और सदर पाकिस्तान ने मिलकर करने, या आप कहते हैं कि इसमें एस्टैब्लिशमेंट का भी अमल दखल होगा? मुझे नहीं पता कि इस गवर्नर के फ़ैसले में उनका कोई अमल दखल होगा या नहीं होगा, लेकिन ज़ाहिर है खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, प्राइम मिनिस्टर और जरदारी साहब ने उसको नोटिफाई करना होगा। देखते हैं कि क्या आता है, मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ। और बहुत सारी कहा यह जा रहा था कि सेनेट के इंतखाबात के बाद फिर ये वाला मामलात के ऊपर आया जाएगा, जो गवर्नर्स हैं उनकी तब्दीली का अमल शुरू होगा। देखिए, सबसे पहले तो ये मैं क्लियर कर दूं कि मुझे कोई ज़बरदस्ती गवर्नर की सीट पे बैठने का शौक़ नहीं है। मैंने इन 17 महीनों में 17 घंटे काम किया। नहीं, काम तो नज़र आए हैं, और आप भी इस बात को सेकंड करेंगी। आप खुद विज़िट कर लें सारे इन प्रोजेक्ट्स को, जिसमें गवर्नर हाउस के दरवाजे खुले हुए हैं आवाम के लिए। गवर्नर हाउस के अंदर यूनिवर्सिटी बन चुकी है, और अब आप शायद हैदराबाद का भी एक प्रोग्राम मदीना की रियासत के जो असूल थे उस पर भी काम उन पर काम है। तकी उस्मानी साहब का एक रैप यहाँ गवर्नर हाउस में बैठेगा। हमने लेटर आज इशू कर दिया है कि तमाम मुसलमान स्टाफ को लाजमी है नमाज टाइम पे अदा करना मस्जिद में, और जो अक़लियतियों के लोग हैं यहाँ पर उनको अपनी तमाम रसूमात त्यौहार मनाने की इजाज़त है। गवर्नर हाउस के जो बैंक अकाउंट्स हैं वो सूद से पाक कर दिए गए हैं। बिल्कुल सही, इस पर भी काम हो रहा है। उसके साथ साथ अगर उसके बाद भी जो आदमी हैदराबाद जाके 50,000 बच्चों को इसी तरह से यूनिवर्सिटी बना, खान टिसूरी साहब को गवर्नर रिटेन नहीं करना तो ठीक है, तो ठीक है। लेकिन मैं यही जानना चाहती हूँ कि जाहिर है ये सवाल ज़रूर होगा कि क्यों और क्या वजह है। जबकि गवर्नर साहब ये बात भी है कि लोग कहते हैं कि आपके भी इस्टेब्लिशमेंट से अच्छे ताल्लुकात हैं और काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं, और आजकल हम देख रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की चल भी रही है। आप उस वफाकी वज़रा को देख लें, सेनेट में देख लें, सेनेटर्स भी आ गए हैं। आज़ादों का आजकल बड़ा वो है ना कि आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे, क्या वहाँ कुछ आपको लगता है कुछ खटपट है या वाकई इट इज़ पीपल्स पार्टी? देखिए, मैं ये नहीं समझता कि इस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क में गलत फ़ैसले कर रही है। इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत सारे ऐसे मामलात में ज़रूर अमल दखल रखा है जहाँ सिक्योरिटी थ्रेट्स हों, जहाँ मुल्क को ऐसे बैरूनी ताकतों से ख़तरात हों, उनमें उनका रोल मुझे नज़र आता है और बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। हम भी उनसे उस हवाले से राब्ते में रहते हैं। लेकिन देखें, सियासत में उनका रोल मुझे नहीं समझ आता कि लोग बात बहुत करते हैं। मुझे आज तक इन 17 महीनों में, ये मैं आपको बिल्कुल आज रमज़ान की उससे बता रहा हूँ, मुझे तो किसी इस्टेब्लिशमेंट वाले ने ना किसी काम से रोका, ना कोई काम करने के लिए कहा। आप देख लें, जो हमने आवाम की खिदमत के लिए काम की उसको अप्रिशिएट किया है, और मेरे बिल्कुल अच्छे ताल्लुकात हैं। और मैं हमेशा इस बात पे फ़ख्र महसूस करता हूँ
कि जहाँ भी हमें उनकी ज़रूरत पड़ी है और उन्होंने हमें सपोर्ट भी किया है अच्छी चीज़ों में, पॉजिटिव चीज़ों में। लेकिन ये जो सियासी मामलात हैं इसमें आपने उनका अमल दखल नहीं देखा? मैंने अपनी हद तक बिल्कुल नहीं देखा। ये जजेस ने भी देख लिया गवर्नर साहब? अब तो मैं आपको बताऊं, उस पर भी हम बात कर सकते हैं कि जजेस ने इस टाइमिंग्स पे ये क्यों चीज़ बिल्कुल, इस पर मैं आऊंगी, लेकिन पहले तो आपके वज़ारतों पर आ जाते हैं। मैं अपनी बात के हवाले से आपको वाज़ेह कर दूं कि अगर ये मुझे चेंज करते हैं तो मेरा नहीं, लेकिन लोगों का ये ज़रूर सवाल होगा कि क्यों। क्योंकि जब एक आदमी सिंध के 6 अजला में IT की यूनिवर्सिटीज़ बनाने जा रहा है, गवर्नर हाउस में ऑलरेडी 50,000 की चल रही है और इसमें कोई भी गवर्नमेंट की फंडिंग नहीं है, कोई 1 रुपए की करप्शन का सवाल इसलिए नहीं पैदा होता कि गवर्नर हाउस के ये 8 के 8 जो इनिशिएटिव्स हैं, जिसमें हेल्थ, एजुकेशन, IT का, बेलोपोप, राशन डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें गवर्नमेंट का 1 रुपया नहीं है। यानी आप देखें कि हमने अपनी ओन पे, और आज 4.5 लाख पहले लोगों ने इफ्तार डिनर किया, इस बार अभी तक आज मुझे मिलिट्री सेक्रेटरी बता रहे थे कि 2 लाख और 28,000 लोग आज कल वाले इफ्तार में हो चुके हैं और 1,08,000 लोगों ने सहरी की है। तो अभी इसका मतलब इस महीने में भी 4-4.5 लाख लोग अगर गवर्नर हाउस का दरवाज़ा खुला है इफ्तार डिनर कर रहे। और फिर हमने सिर्फ यही नहीं, हमने यहाँ 180 के करीब सेमिनार्स कराए हैं जिसमें 40 ख़वातीन के ऊपर हैं, 30 के करीब माजूर स्पेशल बच्चों के ऊपर है। होगा कि फिर क्यों, क्या वजह है? और दूसरी इंपॉर्टेंट बात आप सुने और आप ये मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी से पूछें कि 16.5 लाख लोगों ने इन 17 महीनों में विजिट किया। 16.5 लाख। लेट्स टेक अ ब्रेक ओवर हियर। यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। देखते रहिए डॉन न्यूज़। वेलकम बैक। इन फोकस है गवर्नर सिंध कामरान खान तसूरी साहब। तो गवर्नर साहब, मुझे एक बात बताएं, आपने बड़ा काम किया 17 घंटे, वैसे जो आपने अभी जिक्र भी किया, जो सारे प्रोजेक्ट्स भी बता रहे हैं, और इसके अलावा पार्टी के लिए जिस तक आपको गवर्नर के तौर पर तैनात किया गया, जोड़ा है। आपने कहा था कि मैं जब हमारा बिल्कुल इनिशियली इंटरेक्शन हुई थी, आपने कहा था कि ये फैक्शंस आप जोड़ेंगे, वो हुए, सीट्स भी सारी सामने आ गई। लेकिन वजारत जो हुकूमत साजी का मामला आया, इतनी सारी सीट्स लेने के बाद एक वजारत, ये बात समझ नहीं आई। देखिए, मैं समझता हूँ एक तो छोटी कैबिनेट बनी और डॉक्टर खालिद मकबूल भाई ने ये फ़ैसला इसलिए भी ले लिया, वो लेना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने इसलिए लिया कि अगर ये वजारत वो हमारी पार्टी में से किसी और शख्स को देते तो फिर पूरी पार्टी में, क्योंकि मर्जर होने वाली ये पार्टी है, अभी ये इसको टाइम लगेगा मैच्योर होते होते, लोग ये फील करते हैं कि ये मेरा ग्रुप है, ये आपका ग्रुप है, 3 लोगों का मर्जर है। तो अगर इसमें से किसी और को देते तो दूसरा जो ग्रुप था वो ये ज़रूर फील करता कि शायद फ़ारूक सत्तार भाई को क्यों दे दी, शायद मुस्तफ़ा भाई को क्यों दे दी। तो ये तो उनका एक अच्छा फ़ैसला था कि अगर वजारत और कैबिनेट में बैठना है, मुल्की मफाद के लिए कैबिनेट में आना है, तो एक वजारत अगर मिली है तो उसे खालिद मकबूल भाई ख़ुद ले लें। और इस पर मैंने भी उनसे कहा कि ठीक है, आपने ये फ़ैसला ठीक किया है, ना लेते तो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन अगर लेनी पड़ी गई है और ज़रूरत थी मुल्की मफाद में, मुल्क की खातिर, तो फिर ठीक है खालिद भाई के हाथ में। लेकिन ज़्यादा बेहतर ना लेना क्यों था? देखिए, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। कराची बड़े अरसे से निगलेक्ट है, काम यहाँ हो नहीं रहे हैं, फिर वोटर्स डिमांड करते हैं कि आप अगर मिनिस्ट्री ले रहे हैं तो आप डिलीवर क्या करेंगे। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी कराची में क्या डिलीवर करेगी, तो इस वजह से ना लेते तो बेहतर था, लेकिन अगर ले लिया है तो फिर कोई नुकसान भी नहीं है, क्योंकि मुल्की मफाद जहाँ आ जाए वहाँ फिर आप अपनी पार्टी के या ज़ाती मफाद के ऊपर नहीं जाते। तो आप क्योंकि निगोशिएट भी कर रहे थे, हम देख रहे थे हुकूमत साजी के लिए भी आप जा रहे थे मुस्तकिल, PMLN से भी आपकी मुलाकातें हो रही थी, वो राउंड ऑफ टॉक्स हो रहे थे, तो क्या कामरान तसूरी साहब इस मरतबा नाकाम हुए? नहीं, मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं सिर्फ 2 मीटिंग्स का हिस्सा रहा हूं और उसके बाद मैं खुद ही उस मीटिंग से अपने आप को विड्रॉ कर गया था। और आपने देखा होगा आखिरी की जितनी मीटिंग्स हुई हैं उसमें मैं नहीं था। देखिए, मेरा ये मानना है कि या तो आप बात वो करें जो हक़ और सच की हो, और जब आपको लगे कि आपकी बात नहीं सुनी जा रही, तो आपने देखा होगा कि एक ऑडियो लीक हुई, और उस ऑडियो लीक के बाद मैंने किसी भी पार्टी के प्रोग्राम में या नून लीग के साथ मुज़ाकरात में मैं नहीं गया, चाहे वो फिर इस्लामाबाद में हुए हों, लाहौर में हुए हों, कहीं भी हुए हों, क्योंकि मेरा एक मनसब जो है वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि मैं सियासी मामलात में ज़्यादा मुदाखलत हूँ। इस हद तक तो ठीक है
कि दो पार्टियों के दरमियान अगर हमानगी पैदा करनी है मैं अवेलेबल हूँ। और मैं ये सिर्फ नून और MQM के दरमियान में नहीं, अगर मुझे जमात इस्लामी बुलाएगी, मुझे पीपल्स पार्टी बुलाएगी बहैसियत गवर्नर, ये मेरे फ़राइज़ में शामिल है कि मैं लोगों के दरमियान हमानगी पैदा करने में अपना रोल प्ले करूँ। उसमें मेरा कोई ज़ाती या सियासी फ़ायदा नहीं है। अगर मैं चल कर गया, मैं पीर साहब पगाड़ा के पास भी गया और मैं चलकर जमात इस्लामी के पास भी गया। जरदारी साहब से मैं बहुत बार मिला हूँ, उनसे मेरी फ़ोन पे भी बात होती है। मैं बहुत सारे इश्यूज़ पर जो उनकी नॉलेज में लाता हूँ कि आप अब्बासी शहीद हॉस्पिटल ठीक कराएं, आप कराची ज़ू ठीक कराएं, और बहुत सारे उन्होंने मुझे उसमें सपोर्ट भी किया है कि जहाँ जायज़ बात थी उन्होंने मुर्तज़ा वहाब को फ़ोन किया मेरे सामने, उन्होंने मुराद अली शाह साहब को फ़ोन किया कि जो गवर्नर साहब कह रहे हैं बात ठीक है, इस पर अमल करें। तो जो गवर्नर का एक रोल सिर्फ उल्मा, मशाइख और ऑर्डिनेंस के साइन करने तक महदूद था, उससे मैंने इसको आगे बढ़ाया और आवाम के दरमियान गया, आवाम से इंटरेक्ट किया और सियासी जमातों की हम आनगी, उल्मा और मशाइख के दरमियान एक इस्तेकाम और पाकिस्तान के लिए बात करने की बात की। और आज भी SIFC के ऊपर जितना सूबा सिंध का गवर्नर बात कर रहा है, मेरी अगर 100 प्रेस ब्रीफिंग्स होती हैं, 100 प्रोग्राम्स होते हैं, तो मैं ये आज धड़ल्ले से कह सकता हूँ कि SIFC पाकिस्तान का फ्यूचर है। जनरल आसिम मुनीर साहब उसको लेकर आए हैं, उसको क्रिएट किया है, उसको मॉनिटर भी करते हैं, उसमें बैठते भी हैं। तो ये वन विंडो ऑपरेशन पाकिस्तान में मईशत को बहाल कर सकता है। अच्छा, इस मईशत की बहाली के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स लिए जा रहे थे केयर टेकर सेटअप में और बड़ी तेज़ी से लिए जा रहे थे, वो अभी भी आपको नज़र आ रहे हैं होते हुए? देखें, एक तो ज़रूरत होती है किसी मुल्क की और एक होता है कि आखिरी कोशिश है ये। तो ये SIFC और ये जो सारे केयर टेकर्स में स्टेप लिए गए, ये पाकिस्तान को माशी तौर पे खड़ा करने के लिए और पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए आखिरी ही मौका है। और अगर हम सब पाकिस्तानी बिजनेसमैन, पाकिस्तानी सियासतदान, उनको चाहिए कि SIFC को सपोर्ट करें और उसका प्रचार करें, उसकी अहमियत का अंदाज़ा दिलाएं पाकिस्तान में मौजूद बिजनेसमैनों को और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को और फॉरेन इन्वेस्टर्स को, तो हम माशी बहरान से निकल सकते हैं। क्यों नहीं निकल सकते भाई? दुनिया में हर चीज़ पॉसिबल है, हमारे यहाँ भी हो सकती है अगर हम एक दफ़ा ये एक्सेप्ट तो करें कि हमें करना है और हम इस मुल्क को इस माशी बहरान से निकालना चाहते हैं। सही। मैं एक चीज़, क्योंकि वजारत के हवाले से बात हो रही थी, बिफोर आई टेक अ ब्रेक, और ब्रेक के बाद और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिस पर बात करेंगे। क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को ये ऑप्शन दिया गया था कि अगर आप चाहें तो ना शामिल हों इस हुकूमत में? देखें, ज़ाहिर है हर सियासी जमात के पास हर ऑप्शन होता है, कौन उन्हें हाँ या ना करवा सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि क्योंकि हम इलेक्शन से पहले ही नून लीग के अलाई थे और हमने उनके साथ मिल के इलेक्शन लड़ा है, और ये पहली दफ़ा था कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने इलेक्शन से कबल उनके साथ बात कर ली थी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एक ही वजारत तक महदूद है। जिस वक्त कैबिनेट का साइज़ बड़ा होगा उसमें MQM को भी उसका शेयर दिया जाएगा। हाँ, क्योंकि वो इस शेयर के हवाले से ही तो सब कह रहे हैं और इसीलिए पूछते हैं कि क्या ऑप्शन नहीं था MQM के पास कि वो ना ज्वाइन करें? क्योंकि यूजुअली मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लिए कहा जाता है गवर्नर साहब कि वो इशारे पे चलती है वो जमात, जहाँ उनसे कहा जाता है इसको छोड़ें, उसके साथ ज्वाइन करें। वो हमने देखा ना पिछली हुकूमत को कब छोड़ा, कैसे ज्वाइन किया। देखें, मुझे नहीं पता इशारे कहाँ से आते हैं और आप किन इशारों की बात करें, लेकिन अगर इस वक्त हम वाकई मुल्क की हालत देखें ना, तो अब इशारों की गुंजाइश बची नहीं है। अब तो सभी को अपना किरदार अदा करना है और इन इशारों की वजह से या गलत फ़ैसलों की वजह से पाकिस्तान किस तरफ चला गया ये आप सब देख रहे हैं। लेकिन मैं ये आपको बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की फोर्सेस, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए परेशान है और जो वो किरदार अदा कर रहे हैं शायद वो सामने आके ना कर सकते हो, लेकिन ये मैं आपको अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कह रहा हूँ, मुझे इस वक्त पूरे पाकिस्तान में हर वो शख्स जिसका ताल्लुक़ किसी भी इदारे से हो वो पाकिस्तान की मईशत के लिए परेशान है, पाकिस्तान के माशरती निज़ाम को ठीक करने के लिए परेशान है और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा हो, खुशहाली आए। ऐसा मुझे कोई शख्स नज़र नहीं आया जो ये कहीं से भी चाहता हो कि निज़ाम ख़राब हो, मुल्क सीधे रास्तों पे ना चले,
मतलब अब सब कुछ तो उन्होंने नहीं करना ना। पाकिस्तान में सियासी जमातें मौजूद हैं। जब अभी आप देखते हैं कि कहीं कोविड हो तो आप सबसे पहले आवाज़ लगाते हैं अपने इदारों को, अफवाज पाकिस्तान को, नेवी को, आप आ जाएं। बिल्कुल सही। कोई चेयर लिफ्ट में फंस जाता है, आप उनको कहते हैं कि जी आएँ इसको निकालें। मतलब आप देखें ना, हमने अपने हिस्से की तमाम तर वो काम जो मुश्किल तरीन है वो हमने उनके हिस्से में डाल दिए, और जब बात आती है वजारतों की, सियासतों की, तो उनमें उनको घसीटते हैं। मतलब ये निज़ाम भी मुनाफ़क़त का मैंने कहीं नहीं देखा कि हम अपने हिस्से के काम भी ना करें और फिर अपने इदारों को बदनाम करें। 9 मई जैसे वाक़यात में या सोशल मीडिया पर देखें, सबसे आसान काम क्या है। चले मैं इसी पर एक आखिरी बात सुन लें। किसी को आज अपना अकाउंट यूट्यूब पे, इंस्टा पे, कहीं पर भी अगर 100 से 1000 करना है तो वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करें, और वो 1000 हो जाता है, फिर उसको 10,000 कर लेते हैं। अच्छा, तो फिर इसके ऊपर और मतलब इवन आई हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू, बट लेट्स टेक अ ब्रेक ओवर हियर। यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। देखते रहिए डॉन न्यूज़। वेलकम बैक। इन फोकस है गवर्नर सिंध कामरान खान टसूरी साहब। टसूरी साहब, ये बताइएगा कि जैसे आपने ब्रेक के पहले एस्टैब्लिशमेंट का हमने जिक्र किया, लेकिन सेनेट के इलेक्शंस में बड़ी बात हुई ना, ये किसके, फैसल वाडा साहब को मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो है वो सपोर्ट कर रही है। ये फैसला कैसे लिया आप लोगों ने, जबकि इस पे इख्तिलाफ था? देखिए, मुझे डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने बताया कि हमारे पास एक सीट के वोट पूरे हैं और दूसरी सीट के पास हमारे पास 15 या 16 वोट हैं। हमें 6 वोट पीपल्स पार्टी से चाहिए थे। जो भी बातचीत हुई वो फैसल वाडा साहब, खालिद मकबूल साहब और पीपल्स पार्टी के दरमियान हुई। अच्छा, तो मैं समझता हूँ कि अगर इन तीनों ने मिलके एक फ़ैसला ले लिया, देखें हर चीज़ में ये नहीं होता कि इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि फैसल वाडा को ले लें। मेरी मालूमात के मुताबिक तो शायद कुछ लोग नहीं चाहते थे कि वो सेनेटर बने। बिल्कुल, लेकिन MQM नहीं, MQM की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कहीं और की बात कर रहा हूँ। ये तो फैसल वाडा साहब की अपनी हिकमत अमली और उनका बोल्ड होना और उनका एक अपने आप को इस बात पे मनवाना कि वो एक अच्छे स्पीकर हैं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुना जाता है, वो टीवी पे बड़े फेमस हैं। मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने अपने ताल्लुकात की बिना पर, क्योंकि ज़रदारी साहब उनके यहाँ शादी पर गए, उनके पास उनका आना जाना है और उनके मरासिम बड़े अच्छे हैं ज़रदारी साहब से भी, और उन्होंने खालिद मकबूल साहब के साथ भी अपने ताल्लुकात को बहुत हद तक बेहतरीन किया हुआ था, और मैं समझता हूँ इसी वजह से उनको ये वोट मिल गए। यानी ज़रदारी साहब के साथ जिसके ताल्लुकात अच्छे होंगे उसकी विन विन सिचुएशन होगी। देखिए, इस वक्त तो वो सिंध में उनकी हुकूमत है, ज़रदारी साहब प्रेसिडेंट है, और मैं समझता हूँ कि वो बड़ी हिकमत अमली से काम करते हैं, आगे तक का सोचते हैं। तो उन्होंने फैसल वाडा साहब को कुछ सोच के ही वोट दिया होगा। तो मुझे ये बताएं कि वाडा साहब को MQM इनवाइट कर रही है कि वो उनकी जमात में यानी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं? मुझे इसका बिल्कुल नहीं पता, कुछ नहीं मालूम, क्योंकि वाडा साहब के ऊपर जैसे आपने कहा ना कि उनकी ज़रदारी साहब से ताल्लुकात थे, एक वाडा साहब हो गए, अनवारुल हक काकड़ साहब हो गए, मोहसिन नकवी साहब हो गए, इन सब के लिए ये बात ज़बान ज़द आम है कि ये चॉइस कहीं और से है, ये चॉइस सियासी जमातों की नहीं है। नहीं, देखें, अब मैं कोई तर्जुमान नहीं हूँ इस्टेब्लिशमेंट का या किसी सियासी जमात का, लेकिन मुनासिब भी नहीं है कि आप सवाल करें और मैं जवाब ना दूँ। देखिए, मोहसिन नकवी साहब के लिए तो ज़रदारी साहब ने खुद कहा ना कि ये मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है, कहा है। और नून लीग में भी बड़े बड़े उनके लीडरान कहते हैं कि मोहसिन नकवी साहब हमारी फैमिली हैं। ख़ुद मैंने नून लीग के एक लीडर का बयान सुना कि जी ये हमारी सियासी फैमिली के फ़र्द हैं। लेकिन आजकल बड़ी टसल चल रही है, नज़र आ रहा है। अच्छा, मुझे नहीं पता, लेकिन जब आपके सियासतदान खुद टीवी पर ये कहेंगे कि वो हमारे फैमिली मेम्बर हैं, हमारे बेटे हैं, तो फिर जब आप उनको बनते हुए देखते हैं तो फिर किस बात की हैरत है, और फिर क्यों सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट किया जाता है? आप देखें ना, अगर मेरे सियासी मरासिम ज़रदारी साहब से हों, खालिद मकबूल से हों, और मैं गवर्नर बन जाऊं, तो फिर क्यों हम सिर्फ एक ही अल्फाज कहते हैं कि जी वहाँ से ही हुआ होगा? ऐसा क्यों है? अच्छा, मेरे ख्याल से इसलिए भी है क्योंकि इस पूरे निज़ाम को अगर आप देखें, गवर्नर साहब के 8 फरवरी के बाद जो स्टेबिलिटी का जिक्र था कि आएगी, वो नहीं आ रही, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ उसको वोट मिले, वो इंडिपेंडेंट लड़े, वो उनके बल्ले का निशान लिया गया था। जब तक मामलात इस्टेब्लिशमेंट के तहरीक इंसाफ और खुसूसन इमरान खान साहब के साथ ठीक नहीं होते, आप समझते हैं कि ये स्टेबिलिटी आ सकती है?
देखें, मैं तो इस बात का बड़ा कायल हूँ कि आज अगर मुल्क बचा हुआ है तो सरहदों पे हमारी जो अफ़वाज पाकिस्तान है उनकी कुर्बानियों से और इस्टेब्लिशमेंट के किरदार की वजह से ये मुल्क बचा हुआ है, वरना हम में कोई ऐसी सलाहियत नहीं है कि हम इस मुल्क को बचा सकें। अब ये हमें देखना होता है सियासतदानों को कि हम किस हद तक उनको इन्वॉल्व करते हैं। ये डिपेंड हम पे ही करता है। कभी किसी इस्टेब्लिशमेंट के नंबर ने कॉल करके ये नहीं कहा होगा कि आप हमारे पास आ जाएं और हम आपको मशवरा देते हैं। ये हम ही लोग हैं जो उनको फ़ोन करते हैं, हम ही एक दूसरे के ख़िलाफ़ बताते हैं जाके। तो ये उनका रोल वो नहीं है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। हम उनको खुद घसीट कर लाते हैं इस रोल के अंदर, और फिर जब हमारे मतलब की बात मान ली जाती है तो हम उनकी तारीफ़ें करते हैं, जो आपने देखा, और जब हमारी बात नहीं मानी जाती तो हम उनकी बुराइयां करते हैं, वो भी आपने देखा है। तो असल जो वो बेचारे सैंडविच बने हुए हैं वो इस बात पे बने हुए हैं कि अगर उनके मतलब की बात नज़र आती है उनके पास तो आप कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से अच्छा कोई नहीं है। नहीं चाहिए ना, बुलाने दे सियासतदानों को। मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि वो इनके बुलाने पर आ जाते हैं। आप देखें, आज जब तक बाजवा साहब आर्मी चीफ थे, हर शख्स उनकी तारीफ़ों के पुल गाता था। जब तक जनरल फैज़ DGI थे, सब उनकी तगमे गाते थे। आज आप दोनों रिटायर हो गए। जिस सियासतदान को अपनी TRP बढ़ानी होती है, हेडलाइन बनानी होती है, उनके खिलाफ बात करते हैं। तो रेटिंग के लिए करते हैं ना। आप ये बताएं ना कि आप भी इतने अरसे से TV में काम करें, आपको किसी इस्टेब्लिशमेंट ने फ़ोन करके कहा है कि ऐसे बात करो, ऐसे नहीं करो? आप मुझे बता दें। जब तक कि आप ख़ुद उनको ये ना कहें जी आज मैं फ़लाँ प्रोग्राम कर रही हूँ, बताएं जी आपका कोई मौक़िफ़ तो नहीं है। ये हम लोग हैं जो उनको, और ये गलत कर रहे हैं हम। लेट्स टेक अ ब्रेक ओवर हियर। यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। देखते रहिए डॉन न्यूज़। वेलकम बैक। इन फोकस है गवर्नर सिंध कामरान खान तसूरी साहब। क्या सियासी जमातों में आप समझते हैं गवर्नर साहब एक कंसेंसस हो गया कि इक्तदार का जो रास्ता है वो इसी तरह से है कि आपने मुक्तदरा के साथ मिलकर इक्तदार में आना है? इलेक्शन जीतने का भी रास्ता यही है, क्योंकि पॉलिटिकल मैनेजमेंट हर इलेक्शन से कबल हमें नजर आती है। देखिए, मैं ये बात आपको आज ज़रूर कहूँगा कि कुछ सियासी जमातों ने हमारी इस्टेब्लिशमेंट को एक बैरूनी एजेंडे के तहत बदनाम बहुत ज़्यादा किया। मतलब इतना किया है कुछ सियासी जमातों ने बैरूनी एजेंडे के तहत बदनाम किया। ये एजेंडा है ना। ये कौन सी सियासी जमातें हैं? मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा, सब ने अपने अपने टाइम पे कुछ ना कुछ किरदार अदा किया। लेकिन आप ये देखें कि आज सोशल मीडिया पे जिसका ज़ोर चलता है इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात करते हैं। भाई, आप क्यों ऐसी चीज़ करते हैं जिससे आपके मुल्क और आपकी जो सरहदें हैं कमज़ोर हों? आप इस बात को क्यों नहीं एक्सेप्ट करते कि आज पाकिस्तान अगर एक मजबूत रियासत है अपने पड़ोसियों के लिए, भारत के लिए, तो वो अफ़वाज पाकिस्तान ही है ना। क्या मैं बताएं, आप और मैंने जाके इंडिया को सरहदों पे रोकना है साजिशों से? अगर एक किरदार उनका मुल्क की सालमियत के लिए है, मुल्क की इस्तेकाम के लिए है, ठीक है, और आज आप देखें कि सरहदों की हिफाजत के साथ साथ अगर मईशत की हिफाजत के लिए जनरल आसिम मुनीर साहब आगे आए और SIFC बनाई, तो उन्होंने अपने लिए तो नहीं बनाई। कल वो अपनी रिटायरमेंट पूरी करेंगे, चले जाएंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान की खुशहाली के लिए आपको एक प्रोजेक्ट दे के जा रहे हैं, बताएं उन्होंने क्या कसूर किया? तो गवर्नर साहब, जो आप जिक्र कर रहे हैं ना सिक्योरिटी का, वो कराची की सिक्योरिटी पे भी अगर मैंने ना बात की तो गलत हो जाएगा। आपका बयान भी कुछ रोज कबल आया था कि जब आपने सिक्योरिटी पे बात की तो आपसे कहा गया काम से काम रखो। ये बड़ा चला, किसने कहा भाई आपसे? देखें, बहुत सारे लोग मेरे बयानात की वजह से भी नाराज़ हैं मुझसे, और बहुत सारे मेरे कामों की वजह से भी नाराज़ हैं। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि अगर मेरे बयान से इस शहर के 3 करोड़ लोगों को सुकून मिलता है कि कोई तो है जो आवाज़ उठा रहा है, या उस ख़ानदान जिसके पास मैं चल कर गया, जिसके दादा ने ये नज़म लिखी कि बट के रहेगा हिंदुस्तान और बन के रहेगा पाकिस्तान, उसका पोता फ्रूट बेच रहा है, उसका बेटा राइडर है, और उसको फिर मोबाइल या पैसे छीनने के नाम पे कत्ल कर दिया जाता है। अगर उसके घर पे जाकर भी मेरे ये जज्बात ना हो तो मैं मशीन का नहीं बना हुआ भाई, और ना ही मुझे किसी को नाराज़ और खुश करना है। मेरे इस बात के ऊपर कि जिस पर मैंने ये ऑफ़र की कि हमें मिलजुल कर बैठना चाहिए, पुलिस को अपना काम करना चाहिए, बाकी इदारे भी अपना काम करें, और ये वजह तलाश करें कि इस शहर में इतना क्राइम क्यों बढ़ रहा है, क्या वजह है कि हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे।
और अगर इसका जवाब मुझे ये मिले कि अपने काम से काम रखो, तो सर ये जवाब कौन दे रहा है आपको? आप ही लोगों ने सुना है, आया है, मैं क्या नाम लूँ, दोस्त है मेरा, वो मेरा बड़े अच्छी दोस्त है सईद गनी साहब, और मैं उनकी बातों का बुरा भी नहीं मानता, मैंने कोई जवाब भी नहीं दिया। सही। गवर्नर साहब मुझे ये भी बताइएगा, जो मुआहदा हुआ है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का, जो PMLN के साथ एहसन इकबाल साहब ने साइन किया, उसमें आईनी तरामीम का जिक्र है, वो ज़्यादातर जाहिर है कौमी बलदियाती हुकूमत के हवाले से ये होता देख रहे हैं आप, क्योंकि उस पर मुराद अली शाह साहब का बड़ा ज़बरदस्त एक स्टेटमेंट आपने सुना होगा कि शायद ये पंजाब का जिक्र हो रहा है, क्योंकि बलदियाती इंतखाब ये जो आईनी तरामीम है, ये हुकूमत की जब ट्रांजेक्शन चल रही थी तो हमारी जो सेनेटर बाजी हैं उन्होंने सेनेट में, और फैसल सजवारी भाई ने पहले ही जमा कराया, और चेयरमैन संजरानी साहब ने उसको टेबल कर दिया है। तो अपर हाउस में तो ये ऑलरेडी पहुंच चुका है, पार्लियामेंट में भी हम पेश करेंगे, और फिर सारी सियासी जमातें अगर इस पर वोट नहीं करती तो वो एक्सपोज हो जाएंगे कि कौन नहीं चाहता कि पाकिस्तान में एक मजबूत बल्दियाती निज़ाम हो। अगर मुराद अली शाह साहब कह रहे हैं हमारे पास ऑलरेडी है, तो उसको भी हम देख लेंगे, रिव्यू कर लेंगे। अगर वाकई इतना मजबूत निज़ाम है तो हमें नज़र क्यों नहीं आ रहा, और अगर वो है और हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे एज ए शहरी, तो फिर हमारी ज़ाती है, और मुराद अली शाह साहब को सलाम करना चाहिए कि उन्होंने इतना मजबूत निज़ाम बनवा दिया है सिंध में। सही। आखिर में मैं सिर्फ यही जानना चाहूँगी, बिकॉज आपसे इब्तिदा हमने इस टॉपिक से की थी तो इख्तिताम भी इस पे ही करते हैं। अगर बिलफर्ज, क्योंकि ज़ाहिर है आपने कहा कि सारी ज़िंदगी के लिए तो ये कुर्सी नहीं होती, रिटेन नहीं करते एज गवर्नर आपको, तो उसके बाद क्या आप ये जो कराची के लिए काम कर रहे हैं, और जो एक आपका एक बहुत अवामी एंगल सामने आया इवन एज गवर्नर, उसको जारी रखेंगे, या फिर एक बिजनेसमैन के तौर पर कहीं आप बिल्कुल जिसे गोशा नशी, आप बताएं क्या करना चाहिए? आप बता, नहीं आपका क्या प्लान है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, हम तो ये समझेंगे कि जाहिर है लोगों का अगर जहाँ पे भला हो रहा है आपको वो कंटिन्यू करना चाहिए। करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला, और भलाई से और अच्छाई से पीछे नहीं हटेंगे, और ये भी पूछेंगे कि अगर ऐसा होता है तो क्यों हुआ, इस पर भी बात करेंगे और बड़ी खुल के बात करेंगे। लेकिन फिर मैं ये कहूँगा कि फ़िलहाल कहीं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन सारी ज़िंदगी भी नहीं रहूँगा। लेकिन ये ज़रूर सवाल होगा, मैं ये समझता हूँ, क्योंकि मेरी पार्टी भी यही कहती है और लोग भी, कि कोई वजह ज़रूर होनी चाहिए कि अगर MQM से ही दूसरा नाम आता है तो क्यों, और किसी सियासी जमात से आता है तो ज़ाहिर है हर सियासी जमात का हक़ है कि वो अपना नुमाइंदा लेकर आए और वो और बेहतर काम करे। जो अगर मुझसे सपोर्ट मांगेगा तो मैं ये आपको यकीन दिला दूँ कि मैं वो गवर्नर नहीं होऊंगा जैसे पिछले गवर्नर आज तक कभी दोबारा गवर्नर हाउस नहीं आए। मुझे 100 बार बुलाएंगे तो मैं 100 बार आऊँ। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान खान टिसूरी साहब, गवर्नर सिंध। इनकी बातें आपने सुनी, कहा कि जो काम ये कर रहे हैं वो करते रहेंगे इवन whether this seat is there or not। लेकिन बहरहाल ये एक सबसे बड़ा सवाल ज़रूर है, और टिसूरी साहब ने कह दिया है कि अगर ये गवर्नर नहीं रहते तो ये सवाल ज़रूर होंगे कि वाई, क्योंकि काम भी हो रहे हैं, सारे मामलात भी ठीक चल रहे हैं, लोगों से रिलेशन भी अच्छे हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टी से, फिर कौन है ऐसा जो नहीं चाहता, जबकि इनकी अपनी जमात भी ये चाहती है कि इन्हीं को रिटेन किया जाए बतौर गवर्नर। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।